ग्रह, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कौन से जलमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, कौन कौन से भाग है और इनके अंदर क्या क्या विशेषता पाई जाती है, और प्रमुख रूप से ये सारी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर एक शब्द है और उस शब्द की मैं बात करूं तो भूगोल है। देखो यहाँ पर ज्योग्राफी में जितने भी शब्द है उनका अर्थ उन्हीं के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं भूगोल, तो भूगोल को अगर मैं दो शब्दों में तोड़ूं, तो दो शब्दों में जब इसको तोड़ता हूं मैं, तो यहां पर पहला जो शब्द है वो आता है भू और दूसरा शब्द आता है गोल। यानी कि गोल उसे कहूंगा जो चारों ओर से गोलाकार हो, गोलाकार हो, ठीक है। और भू का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। अब देखो भारत के जो विद्वान थे, जितने भी ज्योग्राफी के जितने भी भारत के विद्वान हुए, ये जितने भी विद्वान हैं, इन सभी विद्वानों ने पृथ्वी को गोलाकार मानकर इसका अध्ययन किया। जबकि जितने भी विदेशी विद्वान थे उन्होंने पृथ्वी को तस्तरीनुमा मानकर उनका अध्ययन किया। तो भारतीय वैज्ञानिक था, एक था जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल। इस जेम्स रेनेल की मैं बात करूं तो जेम्स रेनेल जो था ये भारतीय वैज्ञानिक था और भारत की तरफ से क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। जेम्स रेनेल ने कहा, इसने कहा कि ब्रह्मांड में एक ऐसी संरचना, ब्रह्मांड में एक ऐसी संरचना जिसे धरती या पृथ्वी कहा जाए और जो चारों तरफ से गोलाकार की हो, जो चारों तरफ से गोलाकार की हो, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। इसलिए जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल के पिता कहा जाता है। तो भारतीय भूगोल के पिता कौन है मेरे भाई, जेम्स रेनेल, जेम्स रेनेल। ये जो जेम्स रेनेल है इसको भारतीय भूगोल के पिता कहा जाता है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति आपको समझ में आई होगी। अब चलते अपन आगे। एक शब्द और सुना होगा आपने और वो शब्द है, देखो बच्चे, मैंने कहा कि ज्योग्राफी जो शब्द है, जैसे यानी कि भूगोल के अंदर जितने भी शब्द है उनके अर्थ उन्हीं के अंदर छुपे हुए। जैसे एक शब्द मैंने ज्योग्राफी लिखा तो इसके अंदर देखो एक तो जियो हो गया और दूसरा ग्राफी हो गया। यानी कि जियो का मतलब होता है धरती या पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, ठीक है। यानी कि धरती या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। धरती या पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। कोई दिक्कत बच्चे? देखो भाई, अब देखो ज्योग्राफी की बात करूं या फिर अगर मैं यहां पर एक शब्द है जैसे ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया, या फिर अगर मैं बात करूं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं ज्योग्राफी। देखो भाई, ये ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति, इस ज्योग्राफी शब्द की जो उत्पत्ति वो कैसे हुई, एक शब्द है भाई यहां पर ज्योग्राफिया। इस ज्योग्राफिया शब्द से ही ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये ज्योग्राफिया शब्द जो लिया गया है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अब देखो, पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक थे ये क्या कर रहे थे, पृथ्वी पर अध्ययन कर रहे थे। अब देखो, पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड पर अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन पूरे विश्व के वैज्ञानिकों में कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपना सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने मत प्रस्तुत किया ब्रह्मांड के ऊपर। जैसे अगर मैं बात करूं यूनान और रोमन, इन दो देशों के जो वैज्ञानिक हैं, इन दो देशों के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड पर या पृथ्वी पर या ज्योग्राफी पर अपने सर्वश्रेष्ठ मत दिए। इसलिए इन दोनों देशों के वैज्ञानिकों को ज्योग्राफी के डायमंड कहा जाता है। अब देखो इनके कौन कौन से, आप सभी ने सुन रखा होगा अरस्तु, आप सभी ने सुना होगा इरेथो, स्थतनीज, आपने सब सुना होगा हेरोडोटस,
सुना है ना सभी ने, ठीक है। तो अरस्तु, इरेथोस्थनीस और हेरोडोटस, हिकेटियस, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक है, हिकेटियस, थेल्स। अब यहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक थे, यहां पर बहुत सारे वैज्ञानिक थे। अब देखो, ये सारे के सारे यूनान व रोमन के वैज्ञानिक थे, ये सारे के सारे कौन है बच्चे, यूनान व रोमन के वैज्ञानिक है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति कौन था, इरेथोस्थनीस। इरेथोस्थनीस, ये जो इरेथोस्थनीस है, ये इरेथोस्थनीस यूनानी वैज्ञानिक था। किस, कौन सा वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक था। ये जो यूनानी वैज्ञानिक है, इसने दूसरी सदी और तीसरी सदी में, दूसरी व तीसरी सदी में ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति की, ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की। इसने क्या कहा कि मैंने ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति की, और मैंने ज्योग्राफी शब्द ज्योग्राफिया शब्द से बनाया। यानी कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ज्योग्राफिया शब्द से हुई है। और ज्योग्राफिया शब्द किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से। लेकिन ज्योग्राफिया शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखो भाई, आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द क्यों है, ठीक है। अगर ग्रीक भाषा का शब्द है तो इरेथोस्थनीस ने ग्रीक भाषा से इसको क्यों नहीं लिया, अंग्रेजी भाषा से क्यों लिया। अब जैसे मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी। अब भारत के अंदर कोई ऐसा वैज्ञानिक है, वो कोई ज्योग्राफी पर अध्ययन कर रहा है, तो वो वैज्ञानिक जो यहां पर अध्ययन कर रहा है, तो उसके आसपास में हिंदी भाषा बोली जा रही है, और उसको, उस वैज्ञानिक को एक शब्द की जरूरत पड़ी, जैसे टाइम शब्द की। तो टाइम शब्द जैसे अपन जनरली क्या बोलते हैं, टाइम कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, सर कितना टाइम हुआ, मैम कितना टाइम हुआ, ऐसे इस तरीके से अपन बात करते हैं। तो उसने क्या कहा कि हिंदी भाषा के अंदर एक शब्द उसको दिखा टाइम, तो इसकी उसको जरूरत थी, तो उसने हिंदी भाषा से कौन सा शब्द ले लिया, टाइम शब्द ले लिया। बाद में उसको पता चला कि टाइम शब्द को तो मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। तो उसने कहा कि मैंने टाइम शब्द हिंदी भाषा से लिया है, लेकिन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। कोई दिक्कत, नो डाउट्स। देखो भाई, यानी कि ज्योग्राफिया शब्द से ही ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है, और मूल रूप से ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफिया शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया, और किसने, इरेथोस्थनीस। इसलिए इरेथोस्थनीस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी के पिता किसे कहते हैं, इरेथोस्थनीस को। अब इरेथोस्थनीस के साथ एक वैज्ञानिक और आ गया, और उस वैज्ञानिक का नाम था हिकेटियस। ये जो हिकेटियस है, ये हिकेटियस जब इसके साथ मिल जाता है, और हिकेटियस के आने के बाद ज्योग्राफी में परंपरागत रूप से अध्ययन होना स्टार्ट करता होता है। इसलिए हिकेटियस को कहा जाता है परंपरागत ज्योग्राफी के पिता। परंपरागत ज्योग्राफी के पिता कौन है, हिकेटियस है, ठीक है। और आधुनिक ज्योग्राफी के जो पिता है, आधुनिक ज्योग्राफी के पिता वो कौन है, वो हम्बोल्ट वैज्ञानिक है, ठीक है भाई। यानी कि अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो है वो आधुनिक ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं। चले आगे, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं अपन अपने भारत की ओर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्रैश कोर्स में यहाँ पर रीड का कोर्स लेकर आ रहा हूं, इसको आप घर पे बैठकर आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं समझे, ठीक है। और ये रीड के लिए ही नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है। स्पेशली रीड के अंदर तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल की बात करें बच्चे, तो भारतीय भूगोल की बात करें तो भारतीय भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन आज दिन तक पूछे गए हैं। देखो, ये अपना भारत है,
ये अपना भारत है, मान लो ये अपना भारत है, और ये इस प्रकार से ये अपना श्रीलंका है। ठीक है, अब इस भारत की बात करूं तो भारत को बहुत सारे अक्षांश और देशांतर काटते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? देखो, अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर, देखो भाई ये पूरी पृथ्वी है। देखो अक्षांश और देशांतर के अलग ही अपन क्लास में पढ़ेंगे, अलग ही क्लास लूंगा उसके में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि देखो ये यहां पर इस पृथ्वी का ये तो हो गया नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो गया? साउथ पोल। ठीक है भाई, या देखिए नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को तो क्या कहेंगे? देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड। यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली जो लॉन्गिट्यूड है, जो लाइन है, उसी को अपन लॉन्गिट्यूड कहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर पश्चिमी और यहां पर पूर्वी, यानी कि पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइन, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है, उसी को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। और यहां से पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, उसी को क्या कहेंगे? अब लैटिट्यूड। ठीक है भाई, इस तरीके से अपन चलते हैं। अब देखो यहां पर पूरे भारत को क्या अक्षांश और देशांतर काट रहे होंगे क्या? पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी देश है सबको अक्षांश और देशांतर काट रहे हैं, पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर काट रहे हैं। तो देखो भारत में भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 देशांतर और 30 अक्षांश भारत को काटते हैं। लेकिन अपन को 30 के 30 तो याद नहीं करना, अपन को तो वो चीज याद करनी है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे यहां पर चल रही है एक रेखा है, उस रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है इसको कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांट रही है, यानी कि ये उत्तरी भारत हो गया, और ये कौन सा भारत हो गया? दक्षिणी भारत। ठीक है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कर्क रेखा की कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर कितने स्टेट से गुजरती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर ये गुजरात हो गया, इसके बाद में अपना प्यारा सा राजस्थान आ जाता है, इसके बाद में यहां पर एमपी आ जाएगा, यहां पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और यहां पर अपना झारखंड, धोनी का घर, और यहां पर पश्चिमी बंगाल, और यहां पर त्रिपुरा आ जाएगा, और इस जगह पर मिजोरम। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 राज्य जो है कर्क रेखा, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो कर्क रेखा के बारे में आपको क्या बेसिक जानकारी होना चाहिए आपके पास में एग्जाम के लिए। देखो ये कितने राज्य से गुजरती है, तो राज्य बता देना आप भाई, 8 राज्यों से। ठीक है, अब 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखो भाई 8 राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई दिक्कत? नो डाउट। चले आगे। देखो बच्चे, कर्क रेखा के बारे में एक बात और याद नहीं कि भारत को 2 भागों में बांटती है, बांटता है। अब देखो यहां पर अगर कर्क रेखा की बात करें तो ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, जबकि पूरी पृथ्वी को 0 डिग्री भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट रही है। पूरी पृथ्वी को कौन सा अक्षांश 2 भागों में बांटता है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो है वो पूरी पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। यहां तक क्लियर है? नो डाउट्स। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका डाउट जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसके अंदर सबसे पहले डाउट को क्लियर करूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे।
तो ये कितने हो गए, ये 8 राज्य। अब 8 राज्य ये हो गए। अब देखो इनको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती या कौन से राज्य से गुजरती है, या फिर इनको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से पूछ लिया जाएगा या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से पूछ लिया जाएगा। चलें आगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो, गुरुम छज्जा पवित्रम, ग से क्या बना, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल। वी को साइलेंट कर दो और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें, यानी कि ये सूत्र अपन को ग्रूम छज्जा पवित्रम जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से वहां से भी अपना हेल्प करेगा, कि अपन को पूछेगा कि निम्न जो राज्य हैं इनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनको क्रम से जमाओ। तो इस तरीके से अपन को क्रम से जमा सकते हैं। यहां तक नो डाउट। चलें आगे। देखो बच्चे, अब आगे चलते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो भाई, अब देखो और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो भाई, यहां पर एक देशांतर है भाई, उस देशांतर की बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? भारत का समय। देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं सबसे पूर्वी छोर की बात करूं तो यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो देशांतर है ये अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी छोर से जो अक्षांश जो देशांतर गुजरेगा वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और भारत के सबसे पश्चिमी छोर से जो गुजरेगा वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो लगभग मुझे 30 देशांतर दिखाई देते हैं। कितने देशांतर दिखाई देंगे? 30 देशांतर। यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत जो है कुल कितने देशांतर में बसा है। मैंने कब कैसे बताया? देखो, लगभग में 30 देशांतर, 29 पॉइंट कुछ है, तो उसको लगभग में मान लिया जाता है कि भाई 30 देशांतर में भारत बसा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पर 30 देशांतर में बसा हुआ है, तो 82.5 से क्या किया जाता है? समय का मापन किया जाता है भारत का, यानी कि यहां से भारत का समय निश्चित किया जाएगा। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? नो डाउट्स। देखो भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला कि 82.5 के बारे में। देखो, किस देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहेंगे? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देखो यहां पर यह भारत की मानक समय रेखा है। यह भारत की मानक समय रेखा है। कौन सी? 82.5। यहां से भारत का समय ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने यहां पर मैंने कहा कि 30 देशांतर है, भारत 30 देशांतर में बसा हुआ है, तो अपन ने 82.5 को ही क्यों माना? 82.5 को इसलिए माना बच्चे, 82.5 को इसलिए माना क्योंकि 82.5 भारत के बीचों बीच में है। क्योंकि मैंने कहा कि 30 है, तो 30 को अपन ने आधा आधा किया, तो 15 देशांतर में इधर से चलता हूं और 15 देशांतर इधर से चलता हूं, तो ये भारत का सबसे मिड पॉइंट कहलाता है। और इस मिड पॉइंट में जो देशांतर आया वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आया,
और इसी को मैंने क्या मान लिया, मानक समय रेखा। अब यहाँ पर जो भी बचेगा वो क्या है, वो भारत का समय, वहां पर पूरे भारत में वही समय होगा। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये भारत में प्रवेश यहां से कर रहा है, यानी कि यहां से जो प्रवेश करेगा, देखो भाई यूपी के अंदर है से करेगा, और यूपी में एक स्थान है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक स्थान है मिर्जापुर, और मिर्जापुर में एक स्थान है नैनी गांव। तो यहां से ये अपना मानक समय रेखा भारत में प्रवेश करेगा, और इसके बाद में यहां से 5 राज्यों से गुजरेगा। कितने राज्यों से गुजरेगा, 5 राज्यों से गुजरेगा। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो एक तो हो गया यूपी, एक हो गया एमपी, एक हो गया छत्तीसगढ़, एक हो गया उड़ीसा, और एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब इनको भी देखो कैसे पूछेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ। भाई भारत की मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो उत्तर से दक्षिण की ओर जमाते हैं तो देखो यहां पर सबसे पहले यूपी आएगा, सबसे उत्तरी, और सबसे दक्षिणी आंध्र प्रदेश, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से। तो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक आप देख सकते हो। भाई यहां से मैं इधर की साइड ट्रिक बता देता हूं। अब देखो एक व्यक्ति था छग्गू नाम का, क्या था मेरे भाई, छग्गू नाम का, और कहां का था ये, यूपी का था। तो ये छग्गू नाम का व्यक्ति बहुत ज्यादा दुबला पतला था। ट्रिक बना रहा हूं आपको याद करवाने के लिए। ये छग्गू नाम का व्यक्ति बहुत दुबला पतला था, इतना दुबला पतला था कि इसको डर होता था कि ये कहीं उड़ नहीं जाए। तो देखो यहां पर ये जो यूपी नाम का, जो यूपी के अंदर जो छग्गू नाम का था, तो यूपी में छग्गू उड़ा आंधी में, ठीक है। तो यहां पर अपनी ट्रिक है, यूपी से यूपी बना, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है बच्चे। तो यहां पर ये अपनी ट्रिक है पूरी। अब इसमें देखो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पूछे तो वो भी यहां पर भी आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। और अपन जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में भारत के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो एक क्वेश्चन देखने को मिला कि जो भारत है वो भारत किस द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो भारत किस द्वीप पर होगा, तो भारत जम्बू द्वीप पर स्थित है। इसलिए भारत का जो प्राचीन नाम मिलता है अपन को, वो जम्बू द्वीप भी भारत को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये आज की क्लास है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को भारत के परिचय के बारे में क्लास होगी। आज की क्लास इतनी सी है क्योंकि आज स्टार्टिंग था। अपन जो है वो कल से कंटिन्यू, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ से हमें लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी। मेरे प्यारे बच्चा सभी देखे, आप सभी को देखना। एग्जाम जैसे ही निकलेगा, एग्जाम देकर आओगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन मिलेंगे आपके एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं क्वेश्चन पेपर देखकर आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और लगभग मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रैश कोर्स है रीड का, ये क्लास, ये जो एक क्लास होगी रीड की क्रैश कोर्स की होगी, और जो दूसरी क्लास आएगी वो अपने पटवार, ठीक है, वो अपना एसएससी और उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सभी क्लासेस स्टार्ट करें बैक टू बैक। ये क्लास आप सभी का, इस क्लास को देकर कितना प्यार मिलता है, अपने जानने वालों को सब बताइए। ऑफलाइन में मेरे से जो भी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में मेरे से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर लगभग 700 से 800 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 700 से 800 बच्चे खुद भी देखें, अपने जो जानने वाले हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी बताएं, और देखते हैं कितना आप इस वीडियो को पसंद करते हो। और जितना आप ज़्यादा इस वीडियो को प्यार करोगे, जितना मुझे प्यार करोगे, मैं आप सभी को उतना ही करूँगा और उतना ही सपोर्ट करता रहूँगा। हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा। टेस्ट पेपर भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को देखिए, अपना जो मत है, जो अपने जो विचार है कि सर हाँ आप कीजिए, बस ताबड़तोड़ वीडियो डालिए, इस तरीके से हम आपके साथ हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल सर आप लगातार क्लास लगाइए, तो मैं कंटिन्यू आपकी क्लास लगाऊंगा, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ।
अपना मेरा जो भी टाइम बचता है ऑफलाइन क्लासेस के बाद मैं यहाँ पर आपको टाइम दूंगा, ठीक है। और आपके साथ हूँ, आप मेहनत करो, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पूरी राजस्थान जीके कराऊंगा, पूरी राजस्थान जीके रीट के पहले करवाने का मेरा वादा है, पूरी की पूरी राजस्थान जीके, ठीक है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। जय हिंद, जय भारत। और सफलता चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जो भी करो वो कर दीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। धन्यवाद।